अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहवर्दी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूं, अल्लाह पाक का शुक्र है। हम श्योर हमारे नाजरीन भी खैर वाफियत से होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। तो सर, अंदर की बात बताइएगा, बुशरा बीबी ने कौन सी ऐसी बातें बताई हैं अपनी बहन को? ये क्या मामला है? देखिए, बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टू ने एक इंटरव्यू दिया है। वैसे तो वो दुबई होती हैं। उन्होंने मरियम भट्टू ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि पीटीआई के सारे लीडर मुनाफिक हैं। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी को 26 नवंबर की रात सब पता लग गया था कि उनके इर्द गिर्द पीटीआई की सारी क्यादत मुनाफिक है और वो मुनाफिकीन में घिरी हुई है। और इसीलिए अब वो अपनी जमानत नहीं कराना चाहती कि बाहर आके वो मुनाफिकों में क्या जिंदगी गुजारेंगी। लिहाजा उन्होंने अपने वकला को किसी भी किस्म की अपनी जमानत कराने से मना किया है और कहा है कि जब इमरान खान रिहा होगा तभी मैं बाहर आऊंगी, क्योंकि बाहर आने का कोई फायदा नहीं, बाहर सारे मुनाफिक हैं। अब उन्होंने पीटीआई की सारी क्यादत को मुनाफिक कहा है और बुशरा बीबी की तरफ से कहा है ये मामला पीटीआई और उनके दरमियान है। ज्यादा बेहतर तबसरा तो इस पर शहबाज गिल ही कर सकेंगे कि वो बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टू किस किस को मुनाफिक कह रही हैं, गंडापुर को कह रही हैं, बैरिस्टर गौहर को कह रही हैं, असद कैसर को कह रही हैं। वो किस किस को मुनाफिक कह रही हैं, ये बात तो काफी तय होने वाली है। और मरियम भट्टू का जो ये इंटरव्यू है इसका जवाब तो पीटीआई की क्यादत ही दे सकती है कि उन्होंने बुशरा बीबी के साथ क्या मुनाफिकत की है। हम्म। बहरहाल मरियम भट्टू ने अपने इस इंटरव्यू में ये भी कहा, ने गंडापुर पर बहुत तनकीद की है और उनसे जब ये सवाल किया गया कि गंडापुर कहते हैं कि अगर 26 नवंबर को बुशरा बीबी ना होती तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। तो मरियम ने कहा है कि गंडापुर ने 4-5 अक्टूबर को कौन सा पहाड़ तोड़ लिया था जो उन्होंने 26 नवंबर को तोड़ना था। गंडापुर की पहले कौन सी कारकर्दगी इतनी अच्छी है जो अब वो बाद में 26 नवंबर को कह सकती है। तो वो गंडापुर को भी मुनाफिक कह रही थी। तो एक नजर आता है कि बुशरा बीबी जो है वो पूरी पीटीआई की क्यादत से बड़ी नाउमीद होकर जेल गई है और उन्हें पीटीआई की पूरी क्यादत जो है वो मुनाफिक लगी है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है कि इस सारे के बाद जब बुशरा बीबी जेल में गई हैं तो उन्होंने जाके खान साहब को बताया, तो खान साहब ने पीटीआई केपी की सदारत से गंडापुर को हटाकर जुनेद अनवर को केपी का सदर हम्म। बनाया। लेकिन अब तो पीटीआई के जुनेद अनवर साहब भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत की बातें कर रहे हैं। जुनेद अकबर साहब भी कह रहे हैं कि इदारों के साथ राब्ता रखना कोई बुरी बात नहीं है। तो जो मर्द आहन वो निकाल कर लाए थे गंडापुर के मुकाबले पे कि ये एस्टेब्लिशमेंट से टकराएगा और सारे बुत तोड़ देगा और पाश पाश कर देगा, वो भी एस्टेब्लिशमेंट को प्यारा हो गया है। वो भी एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की दलाइल दे रहा है और वो भी कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना कोई बुरी बात नहीं है, ये हमारे इदारे हैं, हम इनसे बातचीत करनी चाहिए। तो टेक्निकली तो मेरा मतलब है कि आप कौन किस किस पर वो उंगली उठाएं, कि किस को किस पर ना उठाएं। जिस अभी उन्होंने जुनेद अनवर को लगाया था वो भी एस्टेब्लिशमेंट का बंदा निकल आया है। तो मेरे ख्याल में टेक्निकली मरियम भट्टू ने पूरी पीटीआई को मुनाफिक कहा है और एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कहा है। और ये इंटरव्यू उनका बुशरा बीबी के बिहाफ पर ही है। सर, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे अहम रिमार्क्स को लेकर। तो आफिया सिद्दीकी केस में सर, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि आप तो कहते हैं कि आपका कोई मुआहदा नहीं है, फिर कल आपने बंदा पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया है। तो ये क्या मामला है सर? ये इन रिमार्क्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको जुडिशियल एक्टिविज्म के तौर पे देखता हूँ। हम्म। ये अदलिया का काम है ही नहीं। टेक्निकली बात बताएं, एतराज करे तो शरीफुल्ला के घर से आकर को पिटिशन करके एतराज करे तो जज साहब सुन भी लें। जज साहब कब से पाकिस्तान के कायदे इस बेख्तलाफ हो गए, या शरीफुल्ला के जो दाइश का लीडर हमने पकड़ा उसका वारिस बन के वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी मैं उसको कैसे हवाले कर दिया गया। देखें, ये अदलिया का, हमारी मुल्क का मसला ही जुडिशियल एक्टिविज्म है। जो काम जज का नहीं है, जज वो काम कर रहा है। इससे पहले इन्हीं जज साहब ने मजबूर किया वजीर आजम को अपने अदालती ऑर्डर के जरिए कि वो आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी सदर को खत लिखें। देखेंगे, हसास डिप्लोमेटिक मामलात हैं, नहीं लिखना चाहता पाकिस्तान का वजीर आजम उस वक्त अमरीकी सदर को कोई खत। उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के
शायद ताल्लुकात इस नहज पर ना हों कि पाकिस्तान के वजीर आजम को खत लिखना चाहिए। ये हम्म। डिप्लोमेटिक मामलात हैं, रियासत अपने मुफाद में फैसला करती है। जज साहब ने जुडिशल ऑर्डर से ये पाबंद किया कि खत लिखकर पेश किया जाए। इनके खत पर के, इनकी जिद पर के, चूंकि जज साहब को अब बहुत जोर से आ गया हुआ है तो उन्होंने कहा है, तो उन्होंने खत लिख दिया। उसके बाद ये लड़ पड़े हुकूमत के साथ कि आपके खत का अमेरिकी सदर ने जवाब क्यों नहीं दिया। भाई आप तो इन्हें अदालत का अमेरिकी सदर को फिर शोकाज कर देना कि उसने वजीर आजम के खत का जवाब नहीं दिया। हम्म। जो काम इस मुल्क की अदलिया का नहीं है वो काम करने लग जाती है। आप हिसाब लगाएं। भाई ये इस मुल्क की अदलिया का, यहाँ तो अदलिया के पास कोई पिटिशन करे ना, वो शरीफुल्लाह जो हवाले किया है उसके घर वालों में से कि हमारा बंदा अमेरिका के हवाले कर दिया गया है, तो अब हमारी सुनी जाए। तो उसकी पिटिशन सुने तो हम कोई माने भी कि चले जी इनके पास दरखास्त आई है, इन्होंने सुन लिया है। जब ना कोई दरखास्त है, ना कोई एप्लीकेंट है, ना कुछ है, ये खुद ही आज खुद मेरा नोटिस के तहत ही ले रहे हैं। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की अदलिया का ये काम नहीं है, जुडिशियल एक्टिविज्म है। वो एक अफगान शहरी था, पता नहीं हमने उसको पाकिस्तान में से पकड़ा है या नहीं पकड़ा, पाक अफगान सरहद में से हो सकता है हमने उसको अफगानिस्तान की साइड से पकड़ा हो और उस पर हम्म। पाकिस्तान की अदालतों का कानून लगता भी ना हो। तो दूसरी बात यह है कि हमने उसको कैसे हवाले किया है, कहाँ से हवाले किया है, कहाँ तफ्तीश की है। जज साहब का इस सारे मामले से मुझे नहीं समझ आई क्या ताल्लुक है, हसास मामलात का। और वो इसकी जो है इन कैमरा ब्रीफिंग भी मांगने लग गए हैं। मेरे ख्याल में साहब साहब जो है ना, वो इलेक्शन लड़े, पाकिस्तान के वजीर आजम बने और अपनी मर्जी की हुकूमत कर लें, लेकिन बतौर जज वो ये जो काम कर रहे हैं ये उनके मनसब के मुताबिक नहीं है। वो अपने आइन और कानून से बाहर निकल कर खेल रहे हैं। वो सिर्फ उतनी पिटीशन सुन सकते हैं जो उनके सामने है। और ये जो जजेस जो है ना, वो मामलात भी सुनने लग जाते हैं जो उनके सामने नहीं है कि जी हम जज हैं, हम जो मर्जी कर लें। ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। सर, उनकी जानिब से डॉक्टर शकील अफरीदी को अमेरिका हवाले से मुतालिक भी ऑन कैमरा आगाह करने का कहा गया। फिर उनकी जानिब से अब ये कहा गया है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो फिर आप हम पर क्यों कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही, फिर सारी दुनिया देखेगी कि क्या हुआ है। इन डॉक्टर शकील अफरीदी को अमेरिका हवालगी पर उनको क्या ब्रीफिंग दी जाए। उसने हम्म। उसामा बिन लादेन के पकड़ने में अमेरिकियों की मदद की, उसको सजा हुई भी है। जज साहब को मुझे समझ नहीं आती डॉक्टर शकील अफरीदी में क्या दिलचस्पी है। जज साहब का क्या ताल्लुक डॉक्टर शकील अफरीदी के अमेरिका हवालगी के हवाले से, को पाकिस्तान ने हवाले कर दिया है। अब सवाल ये है कि डॉक्टर शकील अफरीदी का मामला पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान है। ना पाकिस्तान ने हवाले किया है, ना शकील अफरीदी के घर वालों ने को पिटीशन किया है जज साहब के आगे। जज साहब को डॉक्टर शकील अफरीदी के मामले पर इन कैमरा ब्रीफिंग क्यों दी जाए। ये हसास मामलात की ब्रीफिंग जजों को देने की कब से जरूरत पड़ गई। मतलब कोई पार्लिमान उस पर ब्रीफिंग मांगे तो समझ आती है, कोई हुकूमत ब्रीफिंग मांगे वो समझ आती है। ये जज को ब्रीफिंग क्यों दी जाए इन कैमरा, जज का क्या इस्तेकाक है इन कैमरा ब्रीफिंग मांगने का कि मुझे डॉक्टर शकील अफरीदी की इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए, मुझे शरीफुल्लाह वाले मामलात पर किया जाए, मुझे आफिया सिद्दीकी वापस ला कर दी जाए। भैया ये आपके मामलात है ही नहीं। फर्क चले जज साहब ये ऑर्डर कर देते हैं कि जी आफिया सिद्दीकी को वापस लाया जाए, को अमेरिकी हुकूमत उनका ऑर्डर मानेगी। वो ये हवाले कर देते हैं डॉक्टर शकील अफरीदी को मेरे सामने पेश किया जाए, को उनका ऑर्डर माना जा सकता है। हम्म। जज साहब जो है ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहे हैं, वो अपनी उनकी शायद सुर्खियां लग जाती हैं और वो शायद एस्टेब्लिशमेंट को तंग करने के मूड में हैं। इमरान खान की मुलाकातों वाला केस भी ये सुनते हैं और इन्होंने कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी किए हैं मुलाकातों के हवाले से जिन पर काफी एतराज है। लेकिन टेक्निकली मैं समझता हूँ कि इन दोनों मामला से अदलिया का और बिलखसूस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तो कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इन मामलात से क्या ताल्लुक है और उसके एक जज का इस मामले से क्या ताल्लुक है, मुझे तो समझ नहीं आता। सर, आगे बढ़ेंगे, आखिर में बात करेंगे कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया है, मैं खान साहब से बात करूंगा उन पीटीआई रहनुमाओं को लेकर के जो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ पोस्ट करते हैं। वो तो बैरिस्टर गौर साहब अपनी जान बचा रहे हैं। आप देखिए ना, आज वो जो स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में इमरान खान के हवाले से सवाल कराया गया है एक रिपोर्टर से, वो भी तो एक मुहिम है ना पाकिस्तान के खिलाफ। और वो आपने एक रिपोर्टर से सवाल कराया, उस सवाल के बाद उन्होंने जब उस पर कोई जवाब नहीं दिया तो आपकी सुर्खी हो गई कि अमेरिका तो इमरान खान के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, दे डोंट वांट टू डिस्कस इमरान खान।
इमरान खान डजेंट मैटर कि वो कोई है अमेरिकी हुकूमत के लिए। जिन्होंने ऐसे ही हमें ट्रम्प से डराया हुआ था कि जी ट्रम्प तो हमारी जेब में है, अब्बा जी तो हमारे ख्वाब में आते हैं। अब टेक्निकल बात ये है कि जो इदारों के खिलाफ मुहिम है ये चल तो सारी अमेरिका और बाहर से रही है। और वो मशवानी और जबरान इलियास और जितने शहबाज गिल और मोहित पीरजादा और आदिल राजा और शाहीन शबाई, ये सब लोग तो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। बैरिस्टर गौहर का इन पर क्या कंट्रोल है? बैरिस्टर गौहर का इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये हम्म। वो लोग तो जब चाहे बैरिस्टर गौहर को भी नंगा करके सड़क पर खड़ा कर दें सोशल मीडिया पर। और उनसे तो अपनी बैरिस्टर गौहर की इज्जत भी महफूज नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने एक मतलब एफआईए के आगे एक कानूनी मौकफ लेने की कोशिश की है, वरना हकीकत में आप देखें तो पीटीआई का सोशल मीडिया तो बैरिस्टर गौहर के को कुछ समझता ही नहीं है। बैरिस्टर गौहर की तो औकात अर्दली वाली भी नहीं है पीटीआई के सोशल मीडिया के आगे। मैं आपको कहूं, पीटीआई का सोशल मीडिया बैरिस्टर गौहर को पीटीआई का अर्दली भी नहीं समझता। और हम्म। सलमान अकरम राजा गंडापुर किसकी वो इज्जत करते हैं, सबकी पतलून उतार के सड़क पर रख देते हैं। वो तो उनका काम गालम गलूच है और वो सिर्फ खान साहब की बात सुनते हैं। और खान साहब ने उनको कहा हुआ है कि ऐसी तैसी फेर दो सबकी, तो वो सबकी ऐसी तैसी फेरते हैं। क्योंकि खान साहब ये नहीं चाहते कि उनके जब तक वो जेल में है बाहर कोई लीडर एस्टेब्लिश हो जाए। अगर बाहर कोई लीडर स्टैब्लिश हो जाएगा तो खान साहब को डर होगा कि ये मेरी जगह ले लेगा। लिहाजा उन्होंने हम्म। अपनी सोशल मीडिया टीम को एक खास टास्क दिया हुआ है कि जो लीडर भी जरा सर निकाले या जिसकी थोड़ी पोजीशन बनने की कोशिश करे, सोशल मीडिया उसकी पतलून उतार के सड़क पर रख दे और उसको गंदा कर दे। ये किसके साथ नहीं हुआ? बैरिस्टर गौहर को गालियां फेस हुई, असद उमर को हुई, वो असद कैसर को हुई, उमर ये यूब को हुई, गंडापुर को हुई, किसको नहीं हुई? तो ये एक मुहिम है कि इमरान खान के बाद पीटीआई में किसी को लीडर नहीं बनने देना। इमरान खान ने उन्हें खास टास्क दिया हुआ है और उस टास्क के तहत वो ये सब अपनी बेइज्जती कराते हैं। मैं आपको टेक्निकली कह रहा हूँ, इन सब की औकात पीटीआई में एक अर्दली से भी कम है। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।